गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने रूस में समाजवाद, रूसी क्रांति के अंतर्गत अक्टूबर के बाद क्या बदला नामक टॉपिक पर प्रकाश डाला था और आज हम गृह युद्ध नामक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो बच्चों, अक्टूबर क्रांति के पश्चात रूस में क्या स्थिति उत्पन्न हुई? गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जैसा कि हमने अक्टूबर के बाद क्या बदला टॉपिक में आप लोगों को बताया था कि 1917 के बाद जो है रूस में काफ़ी परिवर्तन हुआ। सामंतों का अंत हो गया, सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई और इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें सोवियत टोपी, जिसे बुदियोनोका कहा जाता था, सैनिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी किया गया और 1918 में अनेक राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोस्क में जर्मनी से संधि कर ली। तो ये सब जो हुआ वो कब हुआ? अक्टूबर के बाद। और रूसी सोवियत कांग्रेस को देश का संसद मान लिया गया। तो इसके पश्चात क्या हुआ कि देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो आज हम गृह युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई थी इस टॉपिक पर प्रकाश डाल रहे हैं। जब बोल्शेविक कौन थे? क्रांतिकारी दल था जिसके नेतृत्व में फरवरी और अक्टूबर की क्रांति हुई थी, ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। क्यों टूटने लगी? क्योंकि ज़्यादातर क्या थे? किसान। जो सिपाही थे वही किसान थे। ज़्यादातर सिपाही ही क्या थे? किसान थे और वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे। तो बच्चों, जब घर सैनिक वापस जाएंगे तो क्या होगा? सेना टूटेगी ही ना। तो इसलिए वहाँ की सेना टूटने लगी और फिर क्या हुआ कि गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और जारशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। अब क्या हुआ कि विद्रोहियों को मौका मिल गया, क्योंकि सेना टूट रही थी। तो सेना के टूटने को आधार बना करके ये क्या करने लगे? उदारवादी, जारशाही के समर्थक और बोल्शेविक समाजवादियों का क्या करने लगे? निंदा करने लगे। और फिर उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर कहाँ इकट्ठा हो गए? विरोधियों के नेता, जो बोल्शेविक विरोधी नेता थे, वो सब दक्षिणी रूस में इकट्ठा हो गए और बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित करने लगे, यानी कि सैनिक टुकड़ियों का संगठन करने लगे। और 1918-19 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर समाजवादिक ये जो है क्या हुआ कि 1918-19 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर किसका अधिकार हो गया? सामाजिक क्रांतिकारियों का, जिसे क्या कहा जाता था? ग्रीन्स। और राज समर्थकों, यानी राज कौन कर रहा था? जार। तो जार समर्थकों, जिसे क्या कहा जाता था? व्हाइट्स का नियंत्रण रहा। किसका नियंत्रण रहा? फिर से सेंटेंस को हम रिपीट कर दे रहे हैं। क्या?
1918-19 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर किसका नियंत्रण था? सामाजिक क्रांतिकारियों, जिन्हें ग्रीन्स कहा जाता था, और जार समर्थकों यानी राजा के समर्थकों, जिसे व्हाइट्स कहा जाता था, का नियंत्रण रहा। तब दो दल का नियंत्रण रहा। पहला क्या था? सामाजिक क्रांतिकारियों का, और दूसरा जार समर्थकों का। तो सामाजिक क्रांतिकारियों को क्या बोलते थे? ग्रीन्स बोलते थे, और जार समर्थकों को व्हाइट्स कहा जाता था। तो इनका रूस के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा था। कब तक? 1918 और 1919 तक। इसके बाद इनको फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का समर्थन भी मिल रहा था। किसे मिल रहा था? ग्रीन्स और व्हाइट्स को। किन किन देशों की सैनिक टुकड़ियों का समर्थन मिल रहा था? जापानी, फ्रांसीसी, अमेरिकी और ब्रिटिश टुकड़ियों का समर्थन प्राप्त था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। यानी कि फ्रांसीसी, जापानी, अमेरिकी और ब्रिटिश जो सैनिक टुकड़ियाँ थीं, उनका उद्देश्य केवल यही था कि रूस में समाजवाद न फले फूले, क्योंकि अगर रूस में समाजवाद फलता फूलता है तो इसका प्रभाव भी यूरोप के अन्य देशों पर पड़ेगा। इसलिए इन देशों की सैनिक टुकड़ियों को समर्थन के लिए भेजा गया था। सैनिक टुकड़ियाँ इनका समर्थन कर रही थी। किसका कर रही थी? ग्रीन्स क्या था? सामाजिक क्रांतिकारियों का दल, और जार समर्थकों का दल व्हाइट्स को समर्थन दे रही थी। कौन दे रहा था बच्चों? फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियाँ किसकी? सैनिकों की। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच क्या होने लगा? गृह युद्ध। तो दोनों के मध्य क्या हुआ? बोल्शेविक क्या चाहते थे? देश में समाजवाद स्थापित करना चाहते थे, और व्हाइट्स और ग्रीन्स क्या चाहते थे? कि समाजवाद मतलब प्रसारित न हो, फैले न, समाजवाद का प्रसार न हो। और इनका रूस के अधिकांश क्षेत्रों पर, ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा भी था। इसलिए ये साम्राज्यवाद के विरोधी थे, और इनको समर्थन भी यूरोप के विभिन्न देशों से मिल रहा था। और इधर बोल्शेविक दल आमादा था कि हम रूस में समाजवाद स्थापित करके ही रहेंगे। तो दोनों के उद्देश्य क्या थे? विपरीत थे। तो आपस में टकराना क्या हो गया? संभव हो गया, अनिवार्य हो गया। तो इस वजह से दोनों के बीच क्या हुआ? गृह युद्ध चला। किसके बीच? ग्रीन्स, व्हाइट्स और बोल्शेविकों के बीच। और इस गृह युद्ध के दौरान क्या हुआ? बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। कहाँ पर फैली? रूस में। किस लिए फैली? क्योंकि ग्रीन्स जो सामाजिक क्रांतिकारियों का दल था, व्हाइट्स जो कि जार समर्थकों का दल था, इनका 1918-19 तक रूस के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा था, और ये नहीं चाहते थे कि रूस में समाजवाद विकसित हो। और दूसरा क्रांतिकारी दल जो था, जिसके नेतृत्व में फरवरी और अक्टूबर की क्रांति हुई थी, बोल्शेविक दल, वो क्या चाहता था? रूस में समाजवाद पूरी तरह से लागू करना चाहता था। इसलिए दोनों के मध्य क्या हुआ? गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। गृह युद्ध हुआ, और गृह युद्ध के दौरान डकैती, भूखमरी, लूटमार आदि समस्याएं उत्पन्न हो गईं। फिर क्या हुआ? व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती यानी समर्थक थे, उन्होंने क्या किया? ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। अब क्या हुआ बच्चों कि एक तरफ बोल्शेविक क्रांतिकारी किसानों से कह रहे थे कि आप जमींदारों यानी सामंतों की भूमि पर कब्जा करो, और किसान कब्जा कर रहे थे किसकी संपत्ति पर? निजी संपत्ति यानी सामंतों की संपत्ति पर।
और व्हाइट्स जो था वह निजी संपत्ति का समर्थक था, यानी किसानों द्वारा निजी संपत्ति के अपहरण के विरोधी थे। कौन? व्हाइट्स। व्हाइट्स कौन थे? सामाजिक क्रांतिकारी। तो ये इसके विरोधी थे, इसलिए किसानों के खिलाफ इन्होंने सख्त रवैया अपनाया, यानी कदम उठाया। और उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। तब बोल्शेविकों का प्रभाव क्या हुआ? बढ़ गया, क्योंकि बोल्शेविक क्या थे? भूमिहीन किसानों के समर्थक थे। और व्हाइट्स क्या कर रहा था कि सामंतों का समर्थन कर रहा था, कुलीनों का समर्थन कर रहा था, बड़े भूपतियों का समर्थन कर रहा था, निजी संपत्ति का समर्थन कर रहा था। तो इसलिए जनता का मोह किसके तरफ भंग होने लगा? व्हाइट्स की तरफ से जनता का मोह भंग होने लगा और बोल्शेविकों का जन समर्थन तेजी से बढ़ने लगा। और जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर क्या हो गया? बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो गया। जो अभी तक क्या था बच्चों कि समाजवादियों और जार के अधीन अधिक क्षेत्रफल था, अब क्या हुआ कि बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो गया। कब तक? 1920 तक। इसके बाद क्या हुआ? उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। इसको बोल्शेविकों को किससे मिली थी? गैर रूसी लोगों से और मुस्लिम जदीदियों, जो मुसलमान संख्या वहाँ पर रहती थी, मुस्लिम जनसंख्या रहती थी, उनसे क्या मिला? बोल्शेविकों को समर्थन मिला। जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में, खीवा जगह का नाम है, क्या हुआ? बोल्शेविक उपनिवेशिकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्ल करना शुरू कर दिया। यानी कि बोल्शेविकों के समर्थन में जनता ने क्या किया? कहाँ की जनता ने? खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने क्या किया? समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों को मारना शुरू कर दिया। और ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। यानी कि बोल्शेविक सरकार ने, जो बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया राज्य था, अंतरिम सरकार जो गठित की गई थी, उनके द्वारा क्या किया गया कि दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। मतलब उनको कुछ राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। लेकिन बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियाँ, जैसे घुमंतुवाद। घुमंतुवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? कि उस समय लोग एक स्थान पर टिक करके नहीं रहते थे, इसे ही घुमंतुवाद कहा जाता है। जैसे भारत में भी आदिवासी लोग थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग भोजन की तलाश में, चारे की तलाश में घुमा करते थे, इसे ही घुमंतु कहा जाता है। तो घुमंतुवाद, जो वहाँ घुमंतु जातियाँ थे, उन पर क्या किया कि एक तरफ तो सरकार को स्वायत्तता प्रदान कर दिया, स्थानीय सरकार को, लेकिन उसके साथ ही क्या किया? घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें की।
और इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं को विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। तो इस शक्ति के कारण क्या हुआ कि वो घुमंतुवाद यानी जो घुमंतु जातियाँ थीं उनका विश्वास बड़े मुश्किल से बोल्शेविक हासिल कर पाए। फिर समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने क्या किया कि उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा, यानी उद्योगों और बैंकों को सरकारीकृत करना जारी रखा और किसानों को उस ज़मीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। यानी कि सरकार के कब्जे में जो ज़मीन आ चुकी थी उसको क्या किया इन लोगों ने, कृषि कार्य करने की किसानों को छूट दे दी। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती थी। तो बोल्शेविक इस कार्य द्वारा यह दिखाना चाहते थे कि सामूहिकता में कितनी ताकत होती है और सामूहिकता परिवर्तन ला सकती है। सामूहिकता क्या होती है इसको दिखाना चाहते थे। किसके द्वारा? जब्त की गई भूमि पर कृषि कार्य करवा के। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। और क्या किया बोल्शेविकों ने कि केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था, नियोजन यानी योजना के अनुसार कार्य किया जाना नियोजन कहलाता है। तो बोल्शेविकों ने एक अगला कदम क्या उठाया कि शासन के लिए केंद्रीयकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है, मतलब कितनी आय है, कितना व्यय करना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, इस गुणा भाग करके ही सरकार द्वारा किस मद पर कितना खर्च आवश्यक है और कहाँ से सरकार को आय प्राप्त हो सकती है, ये सब जो है हिसाब लगा कर के ही अफसर हिसाब लगाया करते थे। इसके बाद ही नियोजन लागू किया जाता था। तो इस आधार पर 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर लेते थे, यानी कि सरकार के 5 साल के कार्यों का लक्ष्य तय कर लिया जाता था कि सरकार किस क्षेत्र में किस मद पर कितना खर्च करेगी और इसके लिए कहाँ से संसाधन जुटाएगी। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं क्या होता था, अफसर लोग इसका आंकड़ा प्रस्तुत करते थे और फिर नियोजन के आधार पर यह व्यवस्था की जाती थी। तो इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। जैसे कि हमारे देश में भी आप सभी जानते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा सरकार विकास के कार्यों को संपादित करती है। तो यह योजनाएं कहाँ से शुरू की गई बच्चों? रूस से शुरू की गई। किसके द्वारा? बोल्शेविकों के द्वारा। और बोल्शेविक क्या चाहते थे? देश का विकास चाहते थे, इसलिए और आय के साधन कम थे। तो एक नियोजित ढंग से एक सोचे समझे योजना को इन्होंने बनाया सोच समझ करके और देश के विकास के लिए 5 साल का कार्य करने का लक्ष्य तय कर लेते थे और इसी को नाम दिया गया पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 5 साल को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाती थी। तो पहली 2 योजनाओं में यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब रूस में लागू की गई? 1927 और 27/5/32 1932 में ख़त्म हुई और दूसरी 1933 से 1938 33/5/38 के दौरान, यानी प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतों को क्या किया? स्थिर कर दिया और केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। जो योजना के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं बना करके नियोजन कार्य की जो व्यवस्था लागू की गई थी, उससे क्या हुआ कि आर्थिक विकास को काफ़ी गति
मिली, यानी आर्थिक विकास तीव्र गति से हुआ और औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। कब से? 1929 से 1933 के बीच। तेल क्षेत्र, कोयले और स्टील के उत्पादन में लगभग 100% की वृद्धि हुई और नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। तो जहाँ भी कोई भी उद्योग धंधा स्थापित होता है, तो आप सभी जानते हैं उद्योग धंधे क्या होते हैं? नगरीकरण के आधार होते हैं, शहरीकरण के आधार होते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ ये उद्योग धंधे स्थापित हुए, वहाँ पर नगरों का विकास हुआ, शहर अस्तित्व में आए। मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। फिर क्या होता है? जब अत्यधिक उत्पादन होने लगता है तो बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं, यानी कि निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ भी खराब होने लगी। जैसे कि मैग्निस्टोगोर्स्क शहर में स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर ही क्या हुआ? पूरा कर लिया गया। और इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्ती से मजदूरों पर बड़ी सख्ती की गई। उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही मजबूरी भरी थी और सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा क्या हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। यानी मजदूरों ने क्या करना शुरू कर दिया? काम को रोकना शुरू कर दिया, यानी हड़ताल करना शुरू कर दिया। और रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम, यानी माइनस में तापमान चला जाता है जो, तो 40 डिग्री कम तापमान पर लोग क्या करते थे? 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। तो मजदूरों की हालत अत्यंत खराब हो गई। किस वजह से खराब हुई? कार्य स्थितियों के दबाव के कारण, कार्य स्थितियाँ खराब होने के कारण मजदूरों की स्थिति खराब होती चली गई। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था, साथ ही बोल्शेविकों द्वारा क्या किया गया कि एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री और कामगारों, किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। साथ ही बोल्शेविक सरकार ने क्या किया कि शिक्षा के विकास के लिए एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री में काम करने वाले एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम भी किए गए। अब ये अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया 2 दृष्टिकोण दिखा रहा है कि अक्टूबर क्रांति में अक्टूबर क्रांति का परिणाम आया, उसके प्रति लोगों के दृष्टिकोण कैसे थे, क्या था? मध्य एशिया में 2 प्रकार का दृष्टिकोण था। मध्य एशिया दृष्टिकोण 2, जैसा कि ये टॉपिक ही है कि अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया 2 दृष्टिकोण। तो ये 2 दृष्टिकोण क्या थे? पहला था M.N. राय, जो कि क्या थे? भारतीय क्रांतिकारी और मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कॉमिन्टर्स के एक प्रमुख नेता। कौन थे? M.N. राय। तो इन्होंने क्या लिखा कि 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे। कौन था बच्चों? M.N. रॉय। और ये कौन थे? भारतीय क्रांतिकारी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन, यूरोप में कॉमिन्टर्न के प्रमुख नेता थे। तो इन्होंने 1920 के दशक में रूस में गृह युद्ध जो चल रहा था उसको देखा, उस पर लिखा, क्या लिखा?
मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था। कौन था? भला सा बुजुर्ग यानी अच्छा व्यक्ति। जो नेतृत्व प्रदान कर रहा था वो क्या था? अच्छा व्यक्ति था। उसका सहायक एक नौजवान था जो रूसी भाषा बोलता था। उसे जो रूसी भाषा बोलता था और क्या था कि प्रमुख नेता था। 1920 के दशक में लिखते हैं कि मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता था जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया गया था जिन्होंने किर्गिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिज यानी किर्गिस्तान जगह का नाम है, लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला उसके साथ नारे लगाने लगा। तो NM राय क्या लिखते हैं कि बोल्शेविकों के कारण ही क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग, नौजवान, बुजुर्ग सभी जो थे वो क्या कर रहे थे कि सबको पता था कि जार राजगद्दी से हटा दिया गया है, जार को राजगद्दी से हटा दिया गया है और जनरलों को खदेड़ दिया गया यानी उसकी सेना को खदेड़ दिया गया है और अब मातृभूमि पर सबका यानी जो जहाँ है, जैसे ये किर्गिस्तान का वर्णन कर रहे हैं, तो उसका कब्जा हो गया है और जन्मजात बोल्शेविकों ने हुंकार लगाना शुरू कर दिया। किस चीज़ का? इनकलाब जिंदाबाद। और किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर से ही वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आज़ाद कराया था और ये उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति जो अक्टूबर में हुई थी, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अक्टूबर क्रांति और फरवरी क्रांति पर प्रकाश डाला है, तो दूसरी क्रांति कब हुई थी? अक्टूबर में हुई थी। हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। तब पहली क्रांति में क्या हुआ कि जनता एकदम खुशी से झूम उठी कि अब क्या हुआ, अब उनके अच्छे दिन आ गए हैं, जारशाही शासन का अंत हो गया है और अब उनका अधिकार उनको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरी क्रांति यानी अक्टूबर की क्रांति हुई तो लोगों में निराशा के भाव व्याप्त हो गए, क्योंकि इस क्रांति के दौरान हिंसा हुई, लूटपाट हुआ, जनता पर अत्यधिक कर लगा दिया गया और तानाशाही शासन की स्थापना हो गई। तो इसलिए लोगों में क्या हो गया? लोग दहशत से डूब गए। पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट से किर्गिजों का दमन किया गया था। अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे, यानी कि बोल्शेविकों द्वारा भी वही क्रियाकलाप शुरू कर दिया गया था जो कि जार शासक के सैनिकों द्वारा किया जाता था। तो इसलिए किर्गिजों में क्या हुई? निराशा के भाव जागृत हो गए। एक कजाक नेता यानी किर्गिज़स्तान में रहने वाला व्यक्ति जिसे कजाक कहा जाता था, नेता 1919 में अलेक्जेंडर वेनिगमन एवं चांताल केलकेजे ले कामेक्स निशना से मुसलमान्स दे रूसी 1960 में ऐसा लिखा गया है। और ये क्या है? बोल्शेविक क्रांति के दौरान ये फैक्ट्री बनी हुई है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। चिमनी है, चिमनी से धुआं निकल रहा है। तो ये कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था, यानी समाजवाद का प्रतीक बताया जाता था। किसे? कारखानों को बच्चों।
पोस्टर में लिखा है, चिमनियों से निकलता धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। धुआं क्या है, चारों तरफ फैल रहा है बिना रोक टोक के। तो इसी तरह से समाजवाद फैलेगा बिना रोक टोक के। तो इसीलिए चिमनियों से निकलते धुएं को सोवियत रूस की सांस बताया गया। दूसरे चित्र में बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि बोल्शेविकों ने शिक्षा दीक्षा की, उचित व्यवस्था की। तो इसमें 1930 के दशक में क्या हुआ, सोवियत रूस के एक स्कूल में पढ़ते बच्चे, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा पोस्टर जो है, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्निटोगोर्स्क का एक बच्चा है। ये बच्चा है जो महिला जैसा दिख रहा है, क्योंकि इसका ड्रेसअप ही ऐसा है कि लग रहा है कोई महिला है। यह बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। फावड़े जैसा है कोई औजार क्या किया है, अपने कंधे पर डाला हुआ है और कृषि कार्य करने के लिए जा रहा है, मतलब कोई कार्य कर रहा है। इधर क्या है कि 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष है। जैसा कि अभी हमने बताया कि बोल्शेविकों द्वारा राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। तो सामूहिक कार्य लोग करते थे और सामूहिक भोजन करते थे और सामूहिक जो है फायदे को आपस में बांट लिया जाता था। तो ये एक फैक्ट्री है और उसका भोजन कक्ष है। आप देख सकते हैं कतार बनी हुई है, सब पर पानी की बोतल रखी हुई है और ऐसे ही मज़दूर बैठ बैठ करके सभी एक साथ भोजन किया करते थे। और इस प्रकार से रूस में समाजवाद लाने का प्रयास किया गया। अगला क्या है, तो अभी हमने इधर बताया कि इंतज़ाम किए गए महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई, बालवाड़ी खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मज़दूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान दिए गए। मज़दूरों के लिए क्या हुआ, महिला मज़दूरों के लिए, उनके बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ी खोल दी गई, सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई और साथ ही रिहायशी मकान दिए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन क्या थे, सीमित थे। यानी देश के समस्त भागों में सभी मज़दूरों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, एक समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, क्योंकि संसाधन जो थे वो क्या थे, सीमित थे। अब है अगला हमारा टॉपिक, क्या है, स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। ये स्टालिन का चित्र है, ये स्टालिन है इस तस्वीर में। ये लेनिन के उत्तराधिकारी हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि लेनिन के नेतृत्व में ही बोल्शेविकों द्वारा क्रांति शुरू की गई थी। तो ये लेनिन के उत्तराधिकारी हैं स्टालिन। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण, इन्होंने सामूहिकीकरण योजना लागू की थी। अब सामूहिकीकरण क्या है, अभी हम उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो इसीलिए स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण टॉपिक है ये। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर किससे शुरू हुआ, खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया, खेती के सामूहिकीकरण का निर्णय लिया और 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। सामूहिकीकरण के कारण पहला प्रभाव क्या दिखा कि अनाज की कमी हो गई। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, एक निश्चित कीमत तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन किसानों को वह कीमत मंजूर नहीं थी, इसलिए किसानों ने क्या किया कि अनाज बेचने से इनकार कर दिया। सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे कौन, किसान। और लेनिन के बाद पार्टी की कमान यानी बोल्शेविक नेता कौन बना, स्टालिन। स्टालिन इस स्थिति से निपटने के लिए
कड़े कदम उठाए। किस स्थिति से? अनाज की कमी की स्थिति से निपटने के लिए, जिसमें कि किसान निश्चित दाम पर सरकार को अनाज नहीं दे रहे थे और साथ ही क्या था, अनाज का भारी संकट हो गया था। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए, इस स्थिति से निपटने के लिए स्टालिन ने क्या किया, कड़ा कदम उठाया। और उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्टालिन को क्या लगा कि जो पैसे वाले हैं, किसान और व्यापारी, वो ये सोच रहे हैं कि कीमत बढ़ेगी, किसकी? अनाज की, इसलिए वो अपना अनाज नहीं बेच रहे हैं। और इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। तो बच्चों, आप कल्पना कर सकते हो कि अनाज की कमी है और जो बड़े किसान हैं वो अपना अनाज नहीं बेच रहे थे, सरकार को नहीं दे रहे थे। जो सरकार ने निश्चित दाम तय किया था उस दाम पर देने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही व्यापारी भी अनाज सरकार को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तो सरकार क्या करती? और जनता को अनाज उपलब्ध कराना था। तो इसलिए स्टालिन, जो कि लेनिन का उत्तराधिकारी बना, उसने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया और सट्टेबाजों पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना शुरू कर दिया। और 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। इसके लिए सबसे पहले क्या किया कि बोल्शेविक पार्टी के नेताओं ने अनाज उत्पादक क्षेत्रों का दौरा किया। फिर उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। कुलक किसे कहते थे? रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। क्या कहते थे? कुलक। किसे कहते थे? रूस में संपन्न किसान को। तो रूस में संपन्न किसान जो थे उन्हें कुलक कहा जाता था। तो कुलकों क्या किया गया कि इनके ठिकानों पर छापा मारा गया, संपन्न किसानों के ठिकानों पर छापा मारा गया। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। अब स्टालिन ने क्या किया? छापे मारे, अनाज इकट्ठा किया, फिर भी अनाज की कमी बनी रही तो स्टालिन ने सामूहिकीकरण का फैसला ले लिया। किस चीज़ के? खेतों के। और फिर इस फैसले के पक्ष में यह तर्क दिया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। किसने कहा? स्टालिन ने कहा कि किसानों के खेत बहुत छोटे छोटे हैं, उत्पादन कम होता है, इसलिए अनाज की कमी बनी हुई है और इसको दूर करने के लिए खेतों का सामूहिकीकरण किया जा रहा है। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति, जैसा कि अभी पिछले कॉलम में हमने बताया, पिछले बॉक्स में से जो दो विचारधाराएं थी कि फरवरी क्रांति के बाद किर्गिस्तान का जिसमें उदाहरण था, किर्गिजों का उदाहरण था कि किर्गिज फरवरी क्रांति के पश्चात झूम उठे थे कि जारशाही का अंत हो गया, लेकिन अक्टूबर क्रांति के पश्चात वो दुखी हो गए थे। तो क्यों दुखी हो गए थे? क्योंकि फरवरी क्रांति के पश्चात किसानों को भूमि बांट दी गई थी, उनके विभिन्न अधिकार उनको दे दिए गए थे। किंतु अब क्या हुआ कि अनाज की कमी होने के कारण 1917 में जो भूमि वितरित की गई थी, अब सरकार ने उसका क्या कर लिया? सामूहिकीकरण हेतु सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया और फिर जो है उसका जब्तीकरण शुरू हो गया। तो 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। जैसा कि हमारे देश में भी कृषि के विकास के लिए चकबंदी योजना चलाई गई थी। छोटे छोटे किसानों के खेत थे तो चकबंदी के द्वारा उनको बड़ा किया गया, बड़े फार्म हाउसों में बदला गया। तो इसका प्रतिफल भी प्राप्त हुआ कि उत्पादन बढ़ा। जो हमारा देश गेहूं पर
दूसरे देशों पर आश्रित था, आज निर्यातक देशों की श्रेणी में आ गया है बच्चों। तो ऐसे ही यहाँ भी स्टालिन का विचार गलत नहीं था, नेक विचार था। फिर भी जनता उसको समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि जब कोई भी कार्य नया नया होता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ भी वही स्थिति थी कि 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी। फसुब ज़्यादातर किसानों के पास क्या थे, छोटे छोटे भूखंड थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया, कुलकों यानी बड़े ज़मींदारों का सफाया, जिनके पास अभी हमने ऊपर बताया ना, कुलक किसे कहा जाता था, संपन्न किसान यानी ज़मींदार। तो कुलकों का सफाया ज़रूरी था, क्योंकि अगर किसानों की ज़मीन नहीं छीनी जाएगी तो बड़े बड़े खेत कैसे बनेंगे। तो इसके लिए बड़े बड़े किसानों का सफाया ज़रूरी था। किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। तो सामूहिकीकरण का उद्देश्य क्या था कि बड़े बड़े किसानों से उनकी भूमि छीनकर उस भूमि को सरकारी बनाकर उस पर खेती कराया जाए। इसी को सामूहिकीकरण कहा जाता है। और यह कार्यक्रम जो है किसके द्वारा लागू किया गया, तो स्टालिन, सामूहिकीकरण का जन्मदाता कौन था, स्टालिन था। और कब लागू किया उसने, 1929 में। तो इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ, यानी 1929 में। और पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों, अब कोल खोज क्वेश्चन आगे होगा, कोल खोज किसे कहते हैं, तो सामूहिक खेतों को कोल खोज में काम करने का मतलब जो सामंत होते थे, जो बड़े किसान होते थे, संपन्न किसान होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, कुलक कहा जाता था। और सामूहिकीकरण के दौरान क्या किया गया, कुलकों की ज़मीन को छीन करके उसे सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। और सरकारी ज़मीन को क्या कहते थे, सामूहिक खेती जिसे कहा जाता था। तो इसे सामूहिक खेतों को कोल खोज कहा जाता था। सामूहिक खेतों को क्या कहते थे, कोल खोज। और इसमें काम करने का आदेश जारी कर दिया, किसने, पार्टी ने सभी किसानों को, मतलब सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कहाँ काम करना था, सामूहिक खेतों में, यानी सरकारी खेती जो की जा रही थी उसमें। और ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे, यानी किसके मुनाफे, कोल खोज यानी सामूहिक खेती के मुनाफे सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या 1/3 हो गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सज़ा भी दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से क्या कर रहे हैं, सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते। किसानों का कहना क्या था बच्चों, कि वे न तो अमीर हैं और ना ही सामूहिक खेती का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से वो सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते हैं। और सरकार क्या कर रही थी कि ऐसे लोगों को जो कि सामूहिक खेतों पर काम नहीं करते थे, सरकार ने क्या किया, स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। तो किसान जो थे, इसके सामूहिक खेती के अतिरिक्त सीमित किसान भी थे, यानी छोटे छोटे भूखंड वाले किसान भी थे, लेकिन उनको सरकारी मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद और किसान जो है, जो कोल खोज
में काम करने वाले थे। कोलखोज यानी सामूहिक खेती जो होती थी, सरकारी खेती, उसमें जो काम करने वाले किसान थे वो उसमें बहुत सारे किसान इसका विरोध कर रहे थे, काम नहीं करना चाहते थे और सरकार उस पर सख्त कदम उठाती थी। और सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ कि 1930 और 33 में फसल खराब के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। सामूहिकीकरण के पश्चात क्या हुआ कि 1930-33 के बीच में वहाँ पर अकाल पड़ गया और जिसमें लगभग 40 लाख से अधिक लोग मारे गए। और इसका फिर क्या हुआ कि पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिकीकरण में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। मतलब स्टालिन की पार्टी के अंतर्गत भी उसकी नीतियों की आलोचना की जाने लगी। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। और स्टालिन ने क्या किया कि अपने आलोचकों को समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगा करके उसने 1939 तक 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में डाल दिया या श्रम शिविरों में भेज दिया। और ज़्यादातर लोगों से ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसने नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय का बयान लिखवाया गया कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर भी थे। यानी कि स्टालिन ने फिर क्या किया, दमनकारी नीति का सहारा लिया और उसने जो भी कोलखोज का विरोध करता था यानी सामूहिक कृषि का विरोध करता था उसको मृत्यु के घाट उतारना शुरू कर दिया। सीधे नहीं मारता था, बल्कि क्या करता था कि उनको जेल में भेज देता था, उन पर मुकदमा चलाया जाता था और इसके बाद उन्हें मार दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। इस प्रकार सामूहिकीकरण का विरोध के स्वर को दबाने की कोशिश की गई। अब लास्ट टॉपिक है आपका रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों यानी मजदूरों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। यानी श्रमिकों में एक नई उम्मीद जग गई। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। इंग्लैंड में कम्युनिस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। जो बोल्शेविक पार्टी थी यानी स्टालिन ने विश्व के विभिन्न देशों को जो कि उपनिवेश थे उनको भी क्या कहा कि हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि आप लोग भी इसका अनुसरण करें। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा भी दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक नई वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। तब 1939 आते आते क्या हुआ कि रूस में समाजवाद को एक अलग से पहचान मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझते थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका है। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। मतलब रूस विकास कर चुका था, खेती
गरीबों को भोजन मिल रहा था। वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रताएं नहीं दी गई थी। विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा था। जैसा कि अभी हमने बताया कि सामूहिकीकरण में क्या हुआ कि विरोध करने वाले को मृत्युदंड दे दिया जाता था। तो 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। तो इस प्रकार समाजवाद जो है वह सबके नज़रिए में अलग अलग प्रभाव, सबका नज़रिया जो है उसे अलग अलग ढंग से देखने का था और उस पर लोग विभिन्न देशों में 20वीं सदी में समाजवाद पर विचार किया जाने लगा। सोवियत रूस में एक भारतीय 1920 में क्या लिखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते जुलते देख रहे थे। बड़े खुश थे कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, एशिया और यूरोप के लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से मिलते जुलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुँचे हैं। यानी कि रूसी क्रांति ने क्या किया कि समानता ला दिया, समाज में समानता ला दिया। हमें स्वतंत्रता सही मायनों में साकार होती दिख रही है। प्रति क्रांतिकारियों और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी है। 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यहीं साकार होने वाला है। जाति धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक सकती। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया है। आप वहाँ मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं। यानी कि समाज में क्या है, एक भारतीय के नज़रिए से जो कि 1920 में रूस में था, उसने लिखा कि यहाँ पर वास्तव में समानता आ गई है समाज में। यहाँ पर न तो कोई सिपाही उच्च दिख रहा है, न मजदूर, न किसान, न तो पेशेवर वक्ता। सभी लोग क्या लग रहे हैं कि एक पेशेवर वक्ता है, सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हम लोग यह मान ले रहे हैं कि यहाँ पर सच्ची समानता आ गई है। अगला क्या है, रूस में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखते हैं, जो 1930 के दशक में गए थे। मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरी दिखाई पड़ती है। सड़क पर भागम भाग भी लगा हुआ है, स्मार्ट नहीं है, सारी जगह मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रईसों के साये में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती है। जो लोग सदियों से नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे थे वो आज सामने आ गए हैं। मैं अपने देश के किसानों और मज़दूरों के बारे में सोचने लगा हूँ। यानी कि मज़दूरों को देख करके, सब जगह मज़दूरों को देख करके उनके मन में क्या हो रहा है, अपने देश की कल्पना कर रहे हैं, अपने मज़दूरों के देश की, किसानों की कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने देश के किसानों और मज़दूरों के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स, एक किताब का नाम है, कि किसी जिन्न की करामात है। यहाँ महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोगों जितने ही अनपढ़ थे, लाचार थे, भूखे थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के नज़रिए में क्या था कि रूस का परिवर्तन जो है आदर्श लग रहा था। उन्होंने क्या कहा कि 1 साल के अंदर ही जो रूस में परिवर्तन हुआ है वह अतुलनीय है और हमारे देश में भी किसानों को, मज़दूरों को ऐसा परिवर्तन लाना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे।